हेलो दोस्तों, मैं हूं जीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जित्स वेब। तो चलिए शुरू करते हैं आज 10th क्लास का फिजिक्स का पहला लेसन है दोस्तों हमारा प्रकाश का परावर्तन या गोलीय दर्पण में परावर्तन पढ़ने का है। लेकिन यह परावर्तन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है ना। तो लाइट जो है, लाइट क्या है, तो लाइट एक प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हमें अपने आँखों से होती है, क्योंकि हम आँख के द्वारा ही अनुभव करते हैं कि प्रकाश है ना। यदि आँख हमें ना रहे तो प्रकाश का अनुभूति नहीं होता है। तो लाइट का जो है अनुभूति जो करते हैं, एहसास करते हैं, वह अपनी हम आँख से करते हैं। आँख हमारा एक ज्ञानेंद्रिय है, यानी ज्ञान देने वाला क्या है, एक अंग है, सेंस ऑर्गन है। तो जो है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका एहसास, जिसका अनुभूति लिखिए या एहसास बोलिए, जिसका अनुभूति हमें अपने आँखों से होती है, हमें अपने आँखों से होती है, आँखों से होती है। तो आप जान गए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। इसका एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अंधेरा हो जाए, तो अंधेरा हो जाएगा तो आप ऊर्जाहीन हो जाइएगा। अंधेरा में आप ठीक से चल नहीं सकते हैं, ठीक से आप देख नहीं सकते हैं। क्या अंधेरा में आप दौड़ पाइएगा? नहीं। अंधेरा में आपको कोई थोड़ा सा तंग करके भाग जाएगा तो आप अंधेरा में उसको ढूंढते रह जाइएगा, नहीं ढूंढ पाइएगा। लेकिन उसी समय यदि लाइट आ जाए तो आप में ऊर्जा आ जाएगा, उसको आप पकड़ के उसको आप पीट सकते हैं। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको हम याद रखने के लिए बताएं, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हमें अपनी आँखों से होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। दूसरा पॉइंट इसका हम पढ़ेंगे कि प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि प्रकाश को गमन का मतलब होता है चलने के लिए किसी माध्यम की, यानी किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि माध्यम क्या होता है। माध्यम का मतलब यहाँ पर है रास्ता। माध्यम का रास्ता या पथ जिसको आप कह सकते हैं। तो माध्यम यहीं पर आप थोड़ा सा पॉइंट में थोड़ा सा सीख लीजिए कि माध्यम होता है दो प्रकार का। पहले को हम कहेंगे सघन और दूसरे माध्यम को कहते हैं विरल। दूसरे को क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। सघन माध्यम में को आते हैं क्या, तो सघन माध्यम में आते हैं कांच और आते हैं क्या, कांच आते हैं और जल आते हैं। और विरल माध्यम में क्या आता है, कॉमा यहाँ पर दीजिए या नहीं, है ना। इसमें दो आते हैं कांच और जल, और विरल माध्यम में आते हैं हवा और क्या आता है, तो निर्वात। ये आपका विरल माध्यम हो गया। तो ये इस तरह से निर्वात में तो हवा भी नहीं होता है, लेकिन इसी में गिन लेते हैं, इसी में गिना जाता है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह हवा में भी जा सकती है, कांच में भी जा सकती है, जल में भी जा सकती है, और यहाँ तक कि जहाँ पर वायु ना हो यानी निर्वात में भी वह जा सकती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसका अनुभूति हम अपने आँखों से होती है। उसे चलने के लिए किसी रास्ता की आवश्यकता नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश के द्वारा ही हम क्या करते हैं, प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर लाइट है
तो लाइट में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, यानी प्रकाश ही है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला पॉइंट है लाइट क्या है। तो लाइट एक तरंग है, एक वेव है, यानी लाइट जो है यह एक तरंग है, यह एक तरंग है, यानी लाइट जो है एक तरंग है। क्या है? एक वेव है, एक तरंग है। और यह तरंग में कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है ना। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं यानी वैसा तरंग जो अपनी मध्य स्थिति से लंबवत ऊपर नीचे दोलन करती है, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको याद करने के लिए छोटा सा एक नियम बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपका प्र है ना, प्र, और प्रकाश में भी देखिए प्र है। तो इसके प्रकार से याद रख सकते हैं कि प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति इस प्रकार होती है। यह देखिए, ये मध्य स्थिति है। कौन स्थिति है? मध्य स्थिति है। तो मध्य स्थिति से कोई कण ऊपर या नीचे दोलन करती है, तो इस प्रकार के तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग कहते हैं? तो हमने सीखा कि प्रकाश एक तरंग है और वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश जो जब चलती है ना, तो प्रकाश संचारित होती है, तो यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति संचारित होती है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसी चलती है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। हाँ, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में किसने लगाया? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में इन्होंने लगाया था मैक्सवेल। कौन बेल? मैक्सवेल ने ही सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका खोज किया था मैक्सवेल, है ना। कितना? तो 1873 ईस्वी में। 1800 कितना में? तो 1873 ईस्वी में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि सरल रेखा में चलती है। कैसी रेखा में चलती है? सरल रेखा में चलती है। अगला पॉइंट, देखा जाए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग से तुलना किया गया, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसका जो होता है तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा, जो मतलब कि लेमडा जिसको हम लोग सूचित करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, तो इसका वेवलेंथ जो होता है, इसका तरंग दैर्ध्य, कौन दैर्ध्य? तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वह जो है 3839 9 दूनी 18 है ना, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेवलेंथ होता है, यानी इसी को हम लेमडा द्वारा सूचित करते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा याद होते जा रहा है, नोट भी आप लोग करते जाइएगा। अगला पॉइंट है कि इसमें जो होता है प्रकाश जो है ना, क्या चलता है कि छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, यानी कणों के बंडल जो होते हैं उसी के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन का सिद्धांत कहते हैं। और ये फोटोन का सिद्धांत दिया था कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन दिया था। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे प्रकाश यानी लाइट जो है, प्रकाश छोटे छोटे, है ना, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडलों को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं।
और इस पर दिया गया सिद्धांत फोटॉन सिद्धांत कहलाता है, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के रूप में यानी बंडलों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम कहते हैं फोटॉन, और इसी के सिद्धांत को हम कहते हैं फोटॉन सिद्धांत, है ना। इस पर दिया गया सिद्धांत फोटॉन सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटॉन सिद्धांत कहलाता है। फोटॉन सिद्धांत कहलाता, अच्छा से लिखिएगा, कहलाता है। फोटॉन सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने अभी सीखा कि प्रकाश जो है, प्रकाश पर फोटॉन का सिद्धांत दिया गया, जिसमें प्रकाश छोटे छोटे कणों और बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन का सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत को दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आगे चलते हैं। कहता है प्रकाश का सबसे प्रमुख पॉइंट होता है प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है ना। जैसे हम टॉर्च से जलाएंगे तो सीधी सरल रेखा में जाएगी, तो प्रकाश जो होता है सरल रेखा में चलती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कैसे करती है? गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है ना। ये तो बिल्कुल आप छोटे कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है तो सरल रेखा में गमन करता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश का चाल क्या होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल सर्वाधिक किस में होता है? तो सर्वाधिक निर्वात में होता है। सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम में होता है। प्रकाश का जो है चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जाती है ना। दूसरा, अगर इसी को पूछा जाए, कभी कभी ऑप्शन में आपको ये ना दे, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 लाख। कितना लाख? 3 लाख। 3 2 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो वो रहे या तो ये रहे, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कभी कभी कोई आपसे पूछ देगा कि प्रकाश का चाल का डिफिनेशन बताओ, प्रकाश का चाल किसे कहते हैं। तो प्रकाश का चाल, इसके यूनिट को देखकर आप बोल सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा 1 सेकेंड में जितनी मीटर दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश का चाल कहते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। या तो 1 सेकेंड में वह जितनी दूरी तय करती है वह उसका चाल कहता है, किलोमीटर में हो या मीटर में हो। क्लियर है। अगला देखिए ध्यान से, तो ये पॉइंट आप अच्छा से समझ गए, ये आपको याद रखना है ना। निर्वात हो और वायु में भी इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में क्या है कि वायु में इसका लगभग, अगर वायु की चाल अगर पूछा जाए तो वायु की चाल होती है, देखिए ध्यान से, वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये देखो, ये 3 से कितना है? हल्का छोटा है। यहाँ इसीलिए इसी को लगभग लिखा जाता है, इसको 2.98 नहीं बल्कि इसको लगभग लिखा जाता है 3 × 10⁸। इसीलिए वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल बराबर होती है, यानी ये लगभग बराबर है 2.98, तो लगभग तो 3 के बराबर है ना। अगला पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है प्रकाश है ना, प्रकाश का नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्राकृतिक नहीं, प्रकृति, यानी उसका स्वभाव कैसा होता है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है। अब ये दोहरी प्रकृति आपको जानने के लिए
आपको क्या है कि प्रकाश तो देख रहे हैं, कभी प्रकाश तरंग के भांति काम कर रहा है तो कभी प्रकाश कण की भांति काम कर रहा है। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है, तो तरंग की भांति होती है या तो वो कण की भांति होती है, जिसे हम फोटोन के नाम से जाने थे, और इसका वेव यानी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग के नाम। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, यानी जब प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में देखा जाए तो उसे हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छा तरीका से आप लोग लिख लें। तो दोस्तों हम लोग प्रकाश के बारे में अभी जो है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, जो एग्ज़ाम में आपको पॉइंट बाय पॉइंट आता है ना, क्वेश्चन में इसी प्रकार से दिया रहता है। तो अब हम लोग चलेंगे अगला पॉइंट प्रकाश के गुण के बारे में, है ना। प्रकाश के गुण क्या हैं, यानी क्वालिटी इसके क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण यानी प्रकाश में गुण क्या क्या हैं। तो गुण नंबर पहला जानबे करते हैं ना, आप जानते हैं कि प्रकाश का पहला गुण होता है सरल रेखा में चलना, यानी हो जाएगा सरल रेखा में गमन। सरल रेखा में गमन। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो प्रकाश का परावर्तन, यानी दूसरा गुण हो जाएगा परावर्तन। दूसरा गुण क्या हो जाएगा, परावर्तन। परावर्तन लेसन के जस्ट बाद आएगा अपवर्तन, यानी तीसरा गुण इसका हो जाएगा अपवर्तन। तीसरा गुण क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन के बाद ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना, विवर्तन। उसी में पढ़ने का है विवर्तन। विवर्तन पांचवा में आपको पढ़ने का क्या है, तो विवर्तन का होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण है। छठा में आप क्या पढ़िएगा, तो प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन। ये सभी जो हैं इसके प्रमुख गुण हैं, है ना। एक और इसका गुण आता है वो रंग बिरंगा संसार। अब मानव नेत्र में आप पढ़िएगा, है ना, 6 है 3 5 6 7 में पढ़िएगा प्रकीर्णन। क्या पढ़िएगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो प्रकाश के ये सभी गुण हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का चाल, यानी प्रकाश की चाल यानी स्पीड पर आते हैं, या प्रकाश का वेग इसको बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो प्रकाश की चाल किसे कहते हैं, तो प्रकाश की चाल हम कहते हैं 1 सेकेंड में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश की चाल कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की चाल कहेंगे। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जितना दूर चला जाए उसे हम प्रकाश का चाल कहते हैं। और ये विभिन्न माध्यमों के लिए चाल अलग अलग होता है ना। यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि विभिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। कांच में कुछ और होगा, जल में कुछ और होगा, वायु में कुछ और है ना, नायलॉन में कुछ और है, ताड़पिन के तेल में कुछ और है। यानी विभिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश की चाल मापा था, सबसे पहला बार प्रयास किया था गैलीलियो। प्रकाश की चाल मापने का प्रथम प्रयास गैलीलियो ने किया था। ये गैलीलियो साहब क्या थे कि पहला बार प्रकाश का चाल मापे, लेकिन बेचारे असफल रह गए। ये असफल हो गए थे, ये माप नहीं पाए, ये असफल रह गए। पहला प्रयास कौन किया था, गैलीलियो, लेकिन बेचारा वो असफल हो गया। लेकिन जो है प्रकाश का पहला सफल प्रयास कौन किया था, तो डेनमार्क के रहने वाले रोमर, है ना। प्रकाश की चाल मापने
का प्रथम सफल प्रयास डेनमार्क के रहने वाले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। है ना, कौन किया था? रोमर किया था। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट है ना। कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने पहला बार में ही सफल प्रयास कर लिया था, लेकिन गैलीलियो असफल हो गए थे ना। ये गैलीलियो के बारे में लिखा गया है, असफल हो गए थे। गैलीलियो क्या था? 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 16 लिखा हुआ है, 1667 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? असफल प्रयास किया था। लेकिन 1675 ईस्वी में यह रोमर किया था। 1675 ईस्वी में रोमर कब किया था? 1675 ईस्वी में क्या किया था? प्रकाश की चाल मापने का पहला सफल प्रयास किया और उन्होंने मापा, और इनके द्वारा ही प्रकाश का चाल, यानी प्रकाश का चाल है ना, निर्वात में कितना था? तो प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, इतना होता है। क्लियर है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में आप पढ़ लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि प्रकाश की चाल यहाँ पर हमने पढ़ा विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। पहला प्रयास गैलीलियो किया था 1667 ईस्वी में। दूसरा सफल प्रयास किसने किया था? तो रोमर किया था 1675 ईस्वी में, और ये पहले बार में बाजी मार लिया था, है ना, 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। अब सभी को हम क्या करेंगे? विभिन्न माध्यमों का कॉलम वाइज अध्ययन करेंगे, यानी सबको हम कॉलम जैसा लिखाएंगे और याद भी करवाएंगे आपको। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और भी मीटर पर सेकेंड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारणी हम लिख लिया है। अब इसमें हम आपको लिखते हैं। पहला आ जाएगा कौन सी? माध्यम हमारा क्या है? निर्वात। पहला आ जाएगा हमारा निर्वात, यानी वैक्यूम में। तो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸, और ये रहेगा मीटर पर सेकेंड में। सभी मीटर पर सेकेंड में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 हो गया। 3 × 10⁸, 10⁸ सब में रहेगा, सभी में होगा। ठीक है, तो यहाँ निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर है वायु कहिए या तो हवा कहिए। वायु हवा में भी होता है सेम, लगभग सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु के बाद आते हैं किस में? तो जल में आते हैं। जल कहिए या तो पानी कहिए, यानी वाटर। तो इसमें आ जाएगा कितना? तो 2.25 × 10⁸, ये भी मीटर पर सेकेंड में है ना, ऊपर में ही लिखा रहे मीटर पर सेकेंड, सब मीटर पर सेकेंड। तो जल में हो गया इतना। जल के बाद क्या आता है? देखो यहाँ से कैसे याद रखना, पहले तुम ये याद रखो, सिर्फ एक याद रखिए, है ना, सिर्फ एक याद रखिए। वायु भी वही हो जाएगा, हवा भी वही हो जाएगा। अब जल में है, तो जल में क्या होगा? 3 से थोड़ा कम गया, यानी 2.25। अब यहाँ पर आ जाइए तारपीन का तेल। तारपीन का तेल आप लोग देखे होंगे, पेंट करने के लिए लाते हैं, तो पेंट में मिलाया जाता है ना। तो उसी में तारपीन के तेल में कितना होता है? 2.04 × 10⁸, ये भी मीटर पर क्या होगा? सेकेंड में हो जाएगा। तारपीन के तेल के बाद आते हैं क्या? तो आते हैं रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट कहते हैं जो नमक, यानी सीधा नमक होता है, जो चट्टानी नमक जो होता है। रॉक मैंने आप जानते हैं पत्थर होता है, साल्ट मैंने नमक होता है, यानी चट्टानी नमक जो होता है उसमें होता है कितना? तो 1.96 × 10⁻, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है नाइलॉन रस्सी आप लोग देखे होंगे, प्लास्टिक जिसको आप लोग कहते हैं नाइलॉन। तो नाइलॉन में भी होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर क्या? सेकेंड। तो ये आपका जो है, और एक और बच गया, कांच बच गया। कांच नहीं ना हुआ, कांच में होता है कितना? तो 2 × 10 बोलो, तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो ये आपका जो है क्या है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल है। तो इसको एक बार अच्छा से कॉलम को देख लीजिए फिर से, ठीक है। तो निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸ है ना। वायु में कितना है, 3 × 10⁸ है ना। तो निर्वात और वायु ये दोनों तो आपको याद करिएगा, दोनों याद रहेगा। जल में याद करना 2.25 10⁻8, ताड़पीन में 2.04 10⁻8, रॉक साल्ट 1.96 10⁻8 है ना। नायलॉन में 1.96, ये भी दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। कांच में है 2 × 10⁸8 मीटर/सेकेंड। तो ये पूरा कॉलम आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों हम जो है पढ़ें प्रकाश की चाल के बारे में, अभी हम कॉलम भी आपको यहाँ पर लिखें और समझाएं। तो अब हम चलते हैं कि प्रकाश की चाल का जो है, प्रकाश का चाल का जो मेन पॉइंट है वो नोट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश की चाल निर्भर करती है किस पर। तो प्रकाश की चाल निर्भर करती है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर, उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं फार्मूला आपको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम का अपवर्तनांक, यानी माध्यम का क्या जी, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। इसको घेर लेंगे, इसको संकेत में लिखेंगे। माध्यम में किसी भी माध्यम, वो माध्यम हमारा जल हो सकता है तो जल का अपवर्तनांक लेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर हम लेंगे कांच तो यहाँ भी कांच का अपवर्तनांक लेंगे। यहाँ यदि हम लेते हैं वायु तो यहाँ भी वायु लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से माध्यम अलग अलग है। अगर यहाँ पर रॉक साल्ट तो यहाँ भी रॉक साल्ट का, यहाँ पर डायमंड तो यहाँ पर डायमंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को V द्वारा सूचित करते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल को C द्वारा सूचित करते हैं, और अपवर्तनांक को आप तो जानते हैं म्यू द्वारा सूचित करते हैं। ये आपका फार्मूला है। जरा गौर यहाँ पर करिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। V बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 1/μ इंटू यहाँ C कर दीजिए, क्योंकि C से मल्टीपल करिएगा एक में तो C/μ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको गौर से देखिए कि ये जो आपको लिखा गया है यह व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। तो वेग जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपवर्तनांक इसका मान यदि आप बढ़ाएंगे तो इसका मान छोटा हो जाएगा, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम है उस माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल ज़्यादा होता है। तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर, हम है ना, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार है। क्योंकि आप देखो ऊपर है और नीचे किसी भी वैल्यू पुट करो, 2 करो, नीचे 4 लिखो, ये नीचे 6 लिखो, ये नीचे 8 लिखो, तो ये सभी में आपको क्या दिख रहा है, जो नीचे में मोटा वो होता है छोटा, है ना। ये छोटे छोटे सब पॉइंट याद रखने के लिए बता रहे हैं कि यदि ऊपर में सेम रहे तो जो नीचे में मोटा यानी बड़ा वह छोटा। ऐसे भी देखें, छोटा व्यक्ति ही ज़्यादा मोटल का सैंडल पहनता नहीं पहनता, छोटा जो रहता है वो मोटा मोटा नीचे पहनेगा। तो देखिए ध्यान से, तो ये है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए अपवर्तनांक का वैल्यू यदि हम बढ़ा देंगे तब ये किसके बराबर है, वेग के बराबर है। वो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और यदि इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा। छोटा सा पॉइंट क्या है कि यदि माध्यम के अपवर्तनांक, यदि माध्यम के अपवर्तनांक बढ़ा दिया जाए,
बढ़ा दिया जाए तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से एक अपने दिमाग लगा लीजिए, यदि अपवर्तनांक को हम घटा देंगे तो वेग चाल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसी का एक उल्टा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखिएगा, क्या कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, VVI पॉइंट है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। तो क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रकाश से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर तो आगे लेसन में आप पढ़ेंगे ही कि प्रकाश के परावर्तन के क्या पढ़ने के, अपवर्तन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में हम बता रहे हैं और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश आप पहले ही पॉइंट पढ़े थे कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका एहसास किससे होता है? हमारी आंखों से। दूसरा कहता प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचारित होता है, यानी छोटे छोटे बंडलों यानी कणों के रूप में चलता है। उसे क्या कहते हैं? तो उन छोटे छोटे बंडलों या कण को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। उन कणों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्लियर है? ये भी हमने पढ़ लिया था। कहता फोटोन का सिद्धांत किसने दिया? तो फोटोन का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन दिया था। आइंस्टीन या आइंस्टाइन होता है ना। तो आइंस्टीन दिए थे फोटोन का सिद्धांत। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो इसका तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर होता है 7800 एंगस्ट्रम के बीच। तो प्रकाश के बारे में भी पूछा जाए तो उसका भी रेंज इतना ही होता है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए उसका भी रेंज यही होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका खोज कब हुआ? तो इसका खोज हुआ था 1873 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1873 ईस्वी में इसका खोज हुआ था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसके खोज करता थे मैक्सवेल। कौन बेल? मैक्सवेल, है ना। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं तो क्रिकेटर हैं, तो खिलाड़ी नहीं समझ जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाला, ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक मैक्सवेल। कौन बेल? मैक्सवेल। कहता प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है ना। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपके दिमाग में तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि तरंग पूछे तो अनुप्रस्थ बोलें, आई हो तो विद्युत चुंबकीय, तो ई काहे न बोल सकते हैं। तो जब पूछेगी कि प्रकाश तरंग की भांति जब संचारित होती है तो किस तरंग की भांति होती है? तो होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर? संचारित होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह, लेकिन प्रकाश है कैसा? तो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरंग है? तो अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो गणना कौन किया था? प्रयास तो पहला गैलीलियो किया था 1667 में, लेकिन जो है यहाँ पर जो है पहला जो है सफल के बारे में जिन्होंने मापा था, तो ये मापे थे कौन? तो गैलीलियो रोमर मापे थे। कौन मापे थे? रोमर। प्रकाश की चाल की गणना जो है या वेग की गणना किसने किया था? रोमर। 1675 में, 1675 ईस्वी में किया था। क्लियर? ईस्वी। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है ना। याद रखिएगा, ये आंसर है
निर्वात में होता है। यदि वायु में भी तो सेम होता है, तो यदि आपको ऑप्शन में वायु या निर्वात दिया जाए तो उसमें आपको बनाना है निर्वात। क्या मारना है? निर्वात मारना है, वायु नहीं मारना है। समझे? अगर ऑप्शन में दोनों दिया जाए तो निर्वात मारना है। क्लियर है? अगला कहता है प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होगी? तो सबसे कम किस माध्यम में होगी? सबसे कम सघन में होगी ना। विरल में तो आसानी से चलता है, सघन में क्या होता है? माध्यम कसा हुआ आता है, उनके अणुओं के बीच जो होते हैं सघन माध्यम, तो सघन माध्यम में अणुओं के बीच अंतराण्विक बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके अणु आपस में सटे होते हैं। तो इसीलिए जो होता है प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगा? तो सघन माध्यम में होगा, है ना। सघन माध्यम में जैसे हो गया ठोस, और ठोस का एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए कांच। क्या लीजिए? कांच ले सकते हैं, है ना। कांच है, नायलॉन है, बहुत सारा आ जाता है। या था किसी भी माध्यम, कहता किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो उसका चाल जो है किस पर निर्भर करेगा? तो उसका चाल जो है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। यानी होगा इसका आंसर उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा इसका मेन आंसर अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। अगला सवाल है ऊर्जा जिसकी सहायता से आंखें देख सकती है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में छुपा हुआ कुछ है, ऊर्जा, यानी वह ऊर्जा का नाम बताइए, उस ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी सहायता से आंखें देख सकती है। यानी किसी वस्तु को देख सकती है, अंधेरा में तो हम कुछ देखेंगे नहीं, तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा उस ऊर्जा का नाम है प्रकाश। उस ऊर्जा का नाम क्या है जी? प्रकाश, यानी लाइट है, जिसके कारण हम आंखें हमारी क्या करती है? देखती है। अगला सवाल है प्रकाश तरंग की तरह तथा कभी कण की तरह, यानी व्यवहार करता है कभी तरंग की तरह तो कभी कण की तरह, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। याद रखिएगा, यानी दोहरी स्वरूप, यानी उसका नेचर जो है कण की तरह और तरंग की तरह। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, लास्ट में है जो पॉइंट है जो क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, यानी सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो कितना समय लेता है? तो इसका टाइम होता है 8 मिनट और 16.6 सेकेंड, यानी 8 मिनट 16.6। लेकिन कभी कभी जो है आपको ये लिखा रहेगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड, है ना। 20 सेकेंड कभी कभी आपको देगा, ऐसे ये एक्यूरेट है, लेकिन लगभग जो है ये चलता है 8 मिनट 20 सेकेंड। दूसरा सवाल है हमारा पर यहाँ पर कि चंद्रमा से सूर्य का परावर्तित, क्योंकि चंद्रमा में लाइट नहीं है, तो चंद्रमा में लाइट नहीं तो सूर्य का ही रिफ्लेक्ट लाइट यहाँ पर आता है, परावर्तित प्रकाश आता है। तो प्रकाश पृथ्वी पर आने में समय, तो इसका जो है 1.28 सेकेंड होता है, 1.28 सेकेंड होता है। लेकिन जो है कहीं कहीं पर जो है इसका लगभग जो देता है 1.3 सेकेंड, है ना। 1 कितना सेकेंड? 3 सेकेंड, ये लगभग कहीं देता है। ऐसे भी देखो दूसरा है 5 से बड़ा, तो ये 1 अंक पहले अगर लिखेंगे, दशमलव के 1 अंक लिखेंगे तो 1.3 ही होगा, ठीक है। तो एक्यूरेट है आंसर 1.28, ऐसे लगभग होता है 1.3। अगला सवाल है कहता ठोस, द्रव और गैस में प्रकाश की चाल के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में हम सजाएंगे तो पहले हम कम वाला लिखेंगे, फिर ज़्यादा, इस प्रकार हम बढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसको हम सजाएंगे। सबसे कम किस में होता है प्रकाश का चाल? तो सबसे कम होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। ठोस में सबसे कम। अब एकरा से ज़्यादा किस में होगा? 13 ज़्यादा होगा द्रव में, इसके ज़्यादा क्या होगा? और द्रव से भी ज़्यादा किस में होगा? तो गैस में होगा। किस में होगा? तो गैस में। ये देखिए बढ़ते क्रम में सजा दिए, है ना, इस प्रकार से बढ़ रहा है। इस प्रकार वाले क्या है? सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर उससे कम होता है द्रव में और उससे कम होता है ठोस में।
तो ये जो है पूरा हमारा लाइट चैप्टर जो है, यानी सिर्फ लाइट के बारे में हम पूरा आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो ये जो है आप बढ़िया से लिख कर कॉपी में याद कर लेंगे, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।